हमने करना था एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, स्टार्ट करवाऊंगी मैं, मतलब करवाना है। रिवाइज किया हुआ है, थोड़ा सा किया हुआ है, चल बुक पे ही। तुमने स्टैंडर्ड लिया, बेसिक लिया? हाँ, फिर पढ़ता तो है नहीं सर फिर। हाँ, एप्लीकेशन स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है? मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 करवा दिया था, एग्जाम्पल 5 से स्टार्ट करवाना है। पेज 100, पेज नंबर 201, एग्जाम्पल 5। बाकी तुम्हारे साथी संगी सब आ रहे हैं कि नहीं? कल 6 to 7 में रिवाइज करवाया था, अकुल ने नहीं किया हुआ था, उसने बिल्कुल नहीं किया है। तो आज सबका रिवीजन हो जाएगा, प्लस 2 ट्रायंगल्स वाले, 2 एंगल्स वाले क्वेश्चन जो है वो करवा रही हूँ मैं, जो आपके टिपिकल पेपर में आएंगे। ठीक है ना? वो सारे क्वेश्चंस रहते हैं अभी, एक्सरसाइज के भी और सबके भी। टेस्ट कल क्यों? तुम्हारी मम्मा ने तो मुझे आज कहा था कि आज आएगा। हाँ जी, फेस टेस्ट का है। क्यों आए क्यों? 2 दिन से, 3 दिन हो गए आप नहीं आ रहे हो। क्यों नहीं आ रहे हो? कहाँ बाहर गए हुए थे? स्कूल में नहीं आ रहे थे? क्यों? पेपर अब कहाँ बाहर घूमना है, पेपर में हमें बहुत आता है। इसका 12th क्वेश्चन मैंने ग्रुप में डाला है, चेंज करना है गुड इवनिंग। जैसे ग्रुप में टेस्ट भी है और क्वेश्चन नंबर 12 जो चेंज किया है वो भी है, तो अकॉर्डिंगली देख लेना। आई स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 5, पेज 201, स्टार्ट करो, रीड करो इसे। त्रिशा, अंबिका, आश्वी, अर्जुन, हरगुन, गुरशान, आरुष, तरन, श्रेष्ठ, हर्षित, वंशिका, आरव। आरव क्यों नहीं आ रहा है? साकेत, साकेत नहीं आया। कन्वर, तन्मय, तन्मय नहीं आया। हाँ मेरा दामिर, अकुल, तुम आज उधर बैठ के क्या हो गया? प्रगव, ये सब, जयंत भी। तुम अगर कल नहीं आए ना जयंत, देख लेना फिर मैंने भेज देना घर वापस। एग्जाम्पल नंबर 5, पेज 201। अब जो टिपिकल क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में आएंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आज 6 to 7 में भी ये फर्दर कंटिन्यू होगा। तो जिसने भी करना है 6 to 7 में फिर आ सकते हैं इस क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस मोस्टली आज कवर हो जाएगा, सो प्लीज डू कम फॉर दैट क्लास। कल भी प्रॉपर पढ़ाई हुई है, जितने भी बच्चे आ सकते हैं। 6 to 7 में रिविजन ही होंगी, आपके डाउट्स होंगे, ये मत सोचना क्या करेंगे। आ जाओ तो कोई काम ही होगा यहाँ बैठकर, ठीक है? तो उसके बाद इसमें है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। मैंने आपको दो ही चीजें समझाई थी ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस में, या तो हमें हाइट निकालनी होती है या डिस्टेंस। हमेशा बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर 2 एंगल्स हैं तो एक ही राइट एंगल के साथ 2 ट्रायंगल्स आपके बनेंगे ही बनेंगे, जिसमें 2 एंगल्स कवर्ड होंगे। तो आपको सिर्फ फिगर को समझना है। फिगर इन एप्लीकेशन फॉर्म 70% ऑफ योर क्वेश्चन। फिगर बना ली ना, इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपकी गलती फिगर में होती है, उसके बाद कैलकुलेशंस में अगर आपने वैल्यू सही नहीं डाली, रेशियो सही नहीं लगाई, उन सब में गलती होगी। ओवरऑल इफ माय फिगर इज करेक्ट दैट मींस हमारा क्वेश्चन सही है। इसमें लिखा है शैडो ऑफ अ टावर। अब खुद सोचो शैडो कहाँ होता है? शैडो इज ऑलवेज ऑन द ग्राउंड। तो शैडो और टावर कैसे होगा? स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल। ठीक है? तो शैडो ऑफ अ टावर, उधर जाके बैठ रहे हो, स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड, सन का ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अब जो शैडो बन रही है ना, वो 2 एंगल्स पे बन रही है। करवा दिया था 30 डिग्री एंड 60, नहीं करवाया था शायद? करवाया था। एग्जाम्पल 6 में किया था, मैं ये भी कर लिया था, किया था। एग्जाम्पल 6 भी कर लिया था, चलो। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 5 करो चलो, दोबारा से कर लो। द शैडो ऑफ अ सन, द शैडो ऑफ अ टावर। देखो, अगर एक टावर है,
पे सन की रेज यहां से पड़ेगी। हाँ हाँ 6 to 7 में सन की रेज यहाँ पड़ेगी, तो शेडो जो है वो इस लेवल पर आती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ओवरऑल तो आपको दो एंगल दिए हुए हैं, एक शेडो बन रही है 30 डिग्री पर और एक शेडो बन रही है 60 डिग्री पर। अब ये थोड़ा सा हमारा अपना पर्सनल लॉजिक होता है कि 30 डिग्री पे शेडो बड़ी होगी, ठीक है ना। ओवरहेड जब होता है सन तो शेडो स्मॉलेस्ट होती है, इतना तो आप पढ़ते हो शॉर्टेस्ट होती है, इतना तो साइंस हम पढ़ के आए हैं। कितनी बड़ी है 40 मीटर्स। बस आपको यही देखना है लेंथ ऑफ शेडो लॉन्गर दी हुई है कि पूरी शेडो की लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो ये टॉवर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट। तो मुझे फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। लेट ए बी इक्वल्स टू एच मीटर बी द हाइट ऑफ टावर, या ए बी इज द टावर ऑफ हाइट एच मीटर्स। ये लिखनी लाइन बहुत जरूरी है, आपने अपनी फिगर को एक्सप्लेन करना है कि ए बी आपने लिया क्या है, ये टावर जो है वो क्या है, कौन सी क्या चीज रिप्रेजेंट करता है। ये वन लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिख कर आओगे कुछ ना मिले, मार्क्स ना मिले, नहीं लिख कर आओगे मार्क्स जरूर कट सकते हैं। ये ऐसी एक लाइन है, अगर आप नहीं लिखते हो मार्क्स जरूर कटेंगे। आपको मैं ये लिख कर आया हूं जी मैम मार्क्स नहीं दिए, तो उसके मार्क्स शायद ना मिले, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे एंगल ए सी बी इज 60 डिग्री, एंगल ए डी बी इज 30 डिग्री, फिर हम ये लिखेंगे, ठीक है। और फिर लिख दोगे डीसी इज 40 मीटर। डीसी क्या है वो लिखने की जरूरत नहीं है कि इट इज लॉन्गर, वो सब नहीं लिखना। दिस इज नॉट अ ज्योमेट्री क्वेश्चन, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। फिर आपने मेंशन करना है कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो। इन ट्रायंगल एबीसी देखो आपने दो एंगल बनाए, एक 60 का और एक 30 का। 60 वाला ट्रायंगल और 30 वाला ट्रायंगल, 60 वाला कौन सा हुआ एबीसी। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई विल से मैक्सिमम 95% आप टैन रेशियो यूज करते हो। फिर हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। देखो जो 30 डिग्री वाला एंगल है ना, उसका साइड अगर आप मेजर करते हो, एंगल की साइड देखते हो, तो पूरी बीडी है और पूरी एडी राइट एंगल के साथ, तो मेरा ट्रायंगल हो जाएगा एबीडी, और ये आ जाएगा ए बी अपॉन बीसी है। लेट बीसी इज इक्वल टू एक्स मीटर, तो मैंने इसे लिख दिया एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। समझ में आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, उस राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ही हम इसको मेजर करेंगे। आरफ क्यों नहीं आ रहा है? आइडिया कल ट्रिप पे गया था तुम्हारे साथ आरफ। तो ए बी आ जाएगा एच, बी सी हो जाएगा एच, tan 60 इज √3। ए बी इज एच, बी सी इज एक्स प्लस 40। हाँ जी क्यों नहीं काम कर रहे हम, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, एच की वैल्यू है √3x और h √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 40। √3 इंटू h की वैल्यू मैंने √3x लिखी थी, तो √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 40। 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू आ गई 20। तो हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर्स। एग्जाम्पल नंबर 6 स्टार्ट करेंगे इसके बाद। प्रगत के लिए आया तुम्हारा सर्टिफिकेट? अच्छा, और अर्जुन? उसका पता नहीं, कल आया था आज नहीं आया। एग्जाम्पल नंबर 6। हो गया? एग्जाम्पल 6 स्टार्ट करो, पढ़ो, को देख रहे हो तुम। अब से ना रोज की रोज होमवर्क ले लो। यू वॉन्ट मी टू गिव यू अ कस्टम मेड होमवर्क सबके लिए, वन पैकेट सूट सॉल्व, वो भी ठीक है। बट इफ यू वांट अ स्पेसिफिक टाइप की मुझे ये पढ़कर आना है तो वो पढ़कर आओ घर से, और मुझसे नेक्स्ट डे आकर डाउट्स पूछो।
ठीक है, इन बिटवीन मैं अपने टेस्ट आपके साथ फिक्स करती रहूंगी। समझ में आ गया इतना? मैं तो टेस्ट देती रहूंगी, आपको चेक करके आपके टेस्ट मिल भी जाएंगे विद मिस्टेक्स, क्या गलती कर रहे हो, क्या गलती हुई है और क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक है, वो सब मिलेगा। बट इन बिटवीन अपनी खुद के रोज के होमवर्क लेके जाओ, रोज का अब 1 घंटा आपको मैथ्स को लगाना है, ये सोचकर रखना अपना। ठीक है, तुम्हारी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स है एरियाज में। आपने लिखा हुआ है 2 into 24 22 into 15 है शायद, ठीक है, into 15। तुमने इसको लिखा हुआ है 49, कल वाला नहीं, इसको लिख दिया 225। हाँ जी, बाकी सब ठीक है। ये 49 कहां से आया मुझे भी समझ नहीं आया, मतलब इसकी वजह से तुम्हारा पूरा आंसर, दिस इज समथिंग तुम सच में यू नो द क्वेश्चन दिख रहा है पर सिर्फ कैलकुलेशन। एग्जाम्पल 6 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसमें ना डिप्रेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन पढ़ोगे ना नहीं समझ में आता है। लिखा हुआ है एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। जब ऐसा क्वेश्चन हो ना, टिप इसमें क्या है या इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें आई ट्राई टू लुक फॉर, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं दो चीजें देखूं, ये क्वेश्चन किसके बारे में है। ठीक है, ये दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, दो बुक्स के बारे, दो बिल्डिंग्स के बारे में बात कर रहा है। तो हाउ आई हाईलाइट थिंग्स, या मैं क्या पढ़ती हूँ क्वेश्चन में। मैंने कहा था ना, जब इसको ऐसे पढ़ोगे कभी समझ नहीं आएगा, ना समझाना आएगा। इफ यू से कि मैं बहुत अच्छी समझा पाऊंगी, वो भी नहीं है। पर हाउ आई स्ट्रीम अ क्वेश्चन आंसर, चैप्टर 8 है ना ये, चैप्टर 9। ठीक है, अब इसे हमने क्वेश्चन खोला ये वाला, एग्जाम्पल 6 मुझे ये बुक में दिया, मुझे पेपर में आया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा, टेंशन बहुत है, नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़ा नहीं समझ में आया, अब मैं क्या करूंगी। ठीक है, मेरे लिए जरूरी चीज क्या है, पहली चीज देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को कैसे रीड करते हैं, कैसे समझते हैं, ऊपर से खड़े होकर नीचे एंगल बन रहे। ठीक है, कि मैं ऊपर से नीचे को देख रही हूँ, पहली चीज तो मैं ये समझूंगी कि जब भी एंगल फॉर्म करूंगी इट विल बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दूसरी चीज है, टॉप ऑफ है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, नहीं समझ में आया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। दो बिल्डिंग्स है, एक को बिल्डिंग का है, एक को मल्टी स्टोरेड का है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, दो बिल्डिंग्स आमने सामने बना दूंगी, कौन सी क्या है मुझे नहीं पता, ये ग्राउंड पे खड़ी हुई है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, टॉप पे एंगल क्या बना, एक बिल्डिंग से दूसरे, ऑफ द टॉप एंड बॉटम, बॉटम पे भी एंगल बना, ऑफ का मतलब एंगल कहां बना है, और डिप्रेशन है तो आई हैव टू शो इट लाइक दिस, यहां खड़े होकर टॉप पे देखा, यहां खड़े होकर उसके बॉटम पे देखा। बाकी मुझे कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया है, समझ में आया? दिस इज हाउ यू टैकल ट्रिग्नोमेट्री। सच में कह रही हूँ, दिमाग नहीं चलता, फ्रॉम द टॉप, उसकी पूरी हिंदी समझोगे कभी समझ नहीं आएगी। ठीक है, इस स्टेज पर, आपके स्टेज पर इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल एंड गुड, पर पेपर में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे समझना तब होता है जब मुझे आगे उसको यूज करना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने तक अगर मतलब रखना है ना, तो मैं यही करूंगी कि टॉप पे खड़ी हूं, कहां पे मुझे नहीं पता, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बड़ी होगी, लंबी होगी एज कंपेयर टू बिल्डिंग, तो ये हो गई मेरी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, और ये सिंपल बिल्डिंग जिसकी हाइट है 8 मीटर। रफ में पहले ये फिगर बनाया करो बिल्डिंग की, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, राइट साइड वाली पूरी, ये वाली, ये मल्टी स्टोरीड है। समझ में आया? दिस इज हाउ आई टैकल अ क्वेश्चन। हमेशा इससे पहले रफ में ना पेंसिल के साथ फिगर ड्रॉ किया करो, समझ में आएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो एक लाइन ऑफ साइट ऐसे बनेगी, एक टावर यहां पर है, एक बिल्डिंग यहां है, क्योंकि डिप्रेशन है तो एक बिल्डिंग छोटी होगी, एक बिल्डिंग बड़ी होगी। यहां से पहले इसको ऊपर से देखा, फिर नीचे देखा, पहले ये फिगर पेंसिल से ड्रॉ करो रफ में, एंड देन टेक इट इन पेयर। ये 68 45 है, 45 है ना? ठीक है, एंगल्स के नाम पे ना आपके पास ये 3 ही मेजर्स हैं, इसके अलावा तीसरा कोई और एंगल है ही नहीं। 0 90 नहीं आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, एप्लीकेशंस में 30 45 60 ही है। 99% आप tan यूज करते हो, जब आपको हाइपोटेन्यूज दे दिया तब जाकर आप साइन यूज करते हो। समझ में आ गया? साइन या कॉस, है ना?
तो जब हमें पता है 30, 60, 45 यूज करना, 45 सबसे आसान है, 1 आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, राइट। एंगल ऑफ डिप्रेशन को डॉटेड लाइन के साथ ये शो करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ गलत हो सकता है अगर आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनाया है। समझ में आ गया? तो दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। ये है मेरी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग और ये है सिंपल बिल्डिंग जिसकी हाइट दी हुई है 8 मीटर। तो उसने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। लेट द हाइट लिखोगे ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अब ना ये मैं MSB लिख रही हूँ, प्लीज डोंट राइट इट लाइक दिस। मैं लिख देती हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट टू स्पीड अप माय वर्क। पेपर में हमें लगता है हम लिख देंगे, बाय डिफॉल्ट होता क्या है, हम रेगुलर नॉर्मल लाइफ में यहाँ पढ़ते हुए शॉर्टकट्स यूज करते हैं। पेपर में ना दिमाग कहीं और होता है या टेंशन होती है, हम वो शॉर्टकट्स ही लिख देते हैं, अपने वो शॉर्ट फॉर्म्स ही लिख देते हैं, दूसरी चीज। और अगर हम फुल लिखने बैठते लगता है तो टाइम बहुत लग रहा है क्योंकि स्पीड उतनी नहीं बनी होती, माइंड उतना अलर्ट नहीं होता कि स्पीड बनाए। तो हमेशा, अब एग्जाम्स का टाइम आ गया है, अवॉइड दी शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म्स अवॉइड करना। यहाँ पे अपने माइंड को कंडीशन करोगे, वहां लगेगा नेचुरल है, टाइम उतना ही लग रहा है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, शॉर्ट फॉर्म्स मत लिखना, राइट। लेट द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बी h मीटर्स। और आप अपनी फिगर में इसको शो कर रहे हो AB बी द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ऑफ हाइट h मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 8। ये CD है, देन दिस पॉइंट आई टेक इट एज E, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना पॉइंट F। सिर्फ इसको दिखाना होता है, ये सिर्फ हमारा ट्राइंगल में जाएगा, ये 30 आ गया, ये 45 आ गया। रीजन इज पैरेलल लाइंस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब फिर मैंने कहा था कि आपने ना देखना है आपको एंगल्स कौन से दिए हुए हैं, 30 एंड 45। इन दो एंगल्स के साथ 90 डिग्री वाला ट्राइंगल कौन सा बन रहा है। ठीक है, दामिर कौन सा बनाओगे पहले? दो एंगल्स हैं 30 एंड 45, विजिबल है ना? उनके साथ 90 वाला ट्राइंगल देखो कौन सा होगा। ABD और दूसरा जामिर बताओ। अगर एक बोल दिया ABD तो दूसरा आपको कौन सा दिख रहा है? 30 वाला एंगल देखो, AEC। पता लग रहा है ना? ये सबसे इजी वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप कहते हैं ना अप्रोच क्या होगी मैम, कैसे पता लगेगा? दिस इज द ओनली टेक्निक्स आई कैन टेल यू, या यही शॉर्टकट्स, या कभी कभी जैसे क्वेश्चन मैं पूरा नहीं पढ़ती हूँ, नहीं दिमाग चल रहा, देन आई यूज 5 फिल्टर वर्ड्स कि यही डायग्राम बनेगा, इसके थ्रू ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साइड्स की रेशियो लेनी है। मैं AEC लिख रही हूं तो आई विल टेक AE अपॉन CE, और हमेशा रेशियो जो है मैं टैन में बनाती हूँ, मैं कॉट रेशियो को चेंज नहीं कर रही, उसके अकॉर्डिंगली साइड्स लेती हूँ जो सबसे आसान होता है। ठीक है, देर आर सम टीचर्स, आई डोंट नो इफ दे स्टिल टीच यू, बट द ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, जो मतलब आज से 20 साल पहले या जो आज से 10 साल पहले भी एक टेक्निक होती थी, 15 साल पहले, वो ये कहती थी कि आप ना रेशो नहीं लोगे, आप साइड्स को रेशो बनाकर लो और उसके साथ देखो कौन सी रेशो बनती है। समटाइम्स इट्स कॉट, समटाइम्स इट्स टैन। मैं कहती हूँ नहीं, टैन रखो, वैल्यू याद है हमें, ये हम टैन की रेशो अपने आप से ले लेंगे, AE अपॉन CE। ठीक है, अब यहां पर मैंने कंप्लीट हाइट h दी हुई है AB को, BE कितनी होगी? 8 होगा, और AE कितनी होगी? ये समझ में आता है ना, h-8, कल बच्चे h+8 बोल रहे थे, इज इट क्लियर? ये h-8 होगा, तो आपने लिया है h-8 अपॉन CE। CE को मैं अभी CE लिख लेती हूँ, इज इक्वल टू tan 30 1/√3। tan 30 लेने का फायदा ये होता है कि ये तो मैं ट्राइंगल से देख सकती हूँ रेशियो को कि AE क्या है, CE क्या है। tan 30 के लिए टेबल याद करना होगा, तो इफ इट्स कम एज cot 30 तो यार √3 होता है, 1/√3 होता है, इसमें मुझे कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज द ओनली रीजन आई गिव माई सेल्फ। मुझे भी पढ़ाया गया था कि रेशियो फॉर्म करो फिर रेशियो लो, ट्राइंगल की साइज लो, उससे रेशियो फॉर्म करो, देन से टैन बना या कॉट बना। ठीक है, समझ में आता है। पर अगर मुझे जल्दी काम करना है ना तो मैं ये वाली टेक्निक फॉलो करती हूँ, AB अपॉन BD, और यहाँ से आ जाएगा tan 45। देन इफ इट्स tan 45 मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे ये दो साइड इक्वल आ गई, तो हमारे पास AB अपॉन BD कितना आ गया, tan 45 1, AB इज इक्वल टू BD। AB आपने क्या लिया था, H, तो BD भी कितना है, H।
और इसी के साथ सीई भी कितना आ गया, एच। अगेन सॉल्व इट, समझ में आ गई ये चीज, राइट। अब करो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7 को, हाँ जी लेट क्यों हो गया, पे कारव रह गया, अर्जुन इज ऑल्सो कम, आशवी इज नॉट देयर। आशवी कल ट्रिप पे भी नहीं गई थी ना आपके साथ, बीमार है, फिर पे कारव रह गया। क्लियर हो गया बच्चे ये, है ना। और क्वेश्चन में हमेशा देखना दो चीजें आपसे पूछी हुई है इसने, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट निकालो, और फिर उसने कहा डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। तो वो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज सेम एज हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इस केस में, बिकॉज ऑफ tan 45। कर लेंगे सॉल्व अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हाँ सीई 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 एच कैसे हुआ tan 45 से, बीडी एच आ गया, यही चीज ऊपर चलेगी। ये मेरी फिगर एग्जैक्ट नहीं है, स्केल के साथ नहीं बनी हुई, लाइन टेढ़ी मेढ़ी है। तो अगर आपने दो बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, यहां से नोट कर रहे हो, यहाँ की थर्ड फ्लोर उतनी थर्ड फ्लोर, दोनों आपस में सेम लेवल पे होगी अगर वो सेम एक साइड फॉलो करती हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ पे खड़े हो इसकी टॉप पर, यहाँ पर अगर हम रस्सी बांधते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर नहीं जाएगी। अगर यहाँ से हाइट इसकी 8 है तो यहाँ से भी हाइट 8 है, ठीक है, क्योंकि हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर में लेते हैं हमेशा, स्लैंट में नहीं लेते। क्लियर हो गया इतना। एग्जाम्पल 7 करवाऊं। एग्जाम्पल 7 में द ओनली थिंग टू बी अंडरस्टूड इज द डायग्राम, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ठीक है, तो ये रिवर है हमारी, ये रिवर ऐसे चल रही है, इस पे आपने ना ब्रिज बनाया, तो ब्रिज कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ये ब्रिज। तो यहां से ना आपने ब्रिज पे, आप अगर ब्रिज की हाइट देखोगे तो ऑब्वियसली अगर नदी पे बना है तो कुछ हाइट पे बना होगा, ठीक है, तो ये आपकी ग्राउंड लेवल आ गया। क्लियर हो गया, तो दिस इज हाइट ऑफ द ब्रिज, समझ में आ गया ना। यहां पर खड़े होकर ब्रिज के किसी एक सेंटर पॉइंट पे खड़े हो गए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ब्रिज कहां बना है, अक्रॉस अ रिवर, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड के एंगल्स पर जो जो बैंक्स पर जो एंगल बन रहे हैं, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है 45 और एक दिया हुआ है 30 डिग्री। मैंने फिगर के हिसाब से ले लिया कि ये 30 है और ये 45 है, जो बड़ा दिख रहा था उसको 45 कर लिया, जो छोटा दिख रहा था वो 30 ले लिया, ठीक है, फिगर के साथ मैच किया। इफ द हाइट ऑफ द ब्रिज, हाइट ऑफ द ब्रिज की नदी से कितनी ऊपर लगाया है हमने ये ब्रिज, तो जितनी हाइट यहां पर है उतनी हाइट ये होगी, उतनी हाइट ये होगी, ठीक है। और अब इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा ले आती हूं कि ये हमारा बेस था, ब्रिज ऐसे, यहां पर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना जिसे मैंने लिया 45 और इसको लिया 30, समझ में आ गया। ये वाला जो ट्रायंगल है फिल्टर होकर मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, दिस इज पॉइंट पी ऑन द ब्रिज, दिस इज पॉइंट पी ऑन द ब्रिज, ये अक्रॉस द रिवर दो पॉइंट थे, पॉइंट ए पॉइंट बी, समझ में आ गया। तो व्हाट इज विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ रिवर को आप क्या बोलोगे इसमें, कितनी है रिवर की विड्थ, ए बी, विड्थ ऑफ द रिवर इज ए बी। ब्रिज जो है ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर ही ड्रॉ होगा, अगर हाइट की बात हो रही है तो हाइट ऑफ द ब्रिज हमें दी हुई है 3 मीटर्स, तो दिस इज 3 मीटर्स पी डी, हाइट ऑफ ब्रिज पी डी इज 3 मीटर्स। एंगल यहां पर मैंने डी लिया है, ई और एफ ले लेती हूं, मुझे दिया जाएगा ई पी ए इज इक्वल टू 45, एफ पी बी इज इक्वल टू 30, इसको यहां ले आओगे 45 और इसको यहां ले आओगे 30, एंगल पी ए डी इज 45 डिग्री, क्यों है वो नहीं एक्सप्लेन करना, पी बी डी इज
30 डिग्री। अब फिर से वही रूल, यहां तक ड्रॉ कर लिया, दो एंगल्स हैं, इनके साथ दो ट्रायंगल बने हैं। मैंने कहा ना फिगर ड्रॉ हो गई, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगर जहां फिगर ड्रॉ कर ली वहां क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है, अगर फिगर सही ड्रॉ की है, पहली बात तो ऑफ कोर्स है ना। अगर मैंने फिगर सही ड्रॉ कर ली है, क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस वही है कि मैंने रेशियो गलत ले ली, साइड्स की रेशियो प्रॉपर नहीं ली, हाइट सही नहीं ली, या कैलकुलेशन मुश्किल कर दी, मतलब √3 की जगह 1/√3 ले लिया, इस तरह से कोई गलती की है। राइट नाउ अब हम क्या करेंगे इसके बाद, क्या लगता है, कौन बताएगा? कौन सा ट्रायंगल लेंगे पहले? 45 के साथ कौन सा ट्रायंगल लग रहा है 90 डिग्री का? पीडीए। 90 का ट्रायंगल देखा करो अपने एंगल्स के साथ, पीडीए है ना। 45 मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। सबसे इजी कैलकुलेशन होती है, रेशियो देखो मैं फिर से पीडी अपॉन एडी लिख रही हूँ, इज इक्वल टू tan 45। पीडी कितनी है? 3, एडी नहीं पता, tan 45 कितना है? 1, तो 3 इज इक्वल टू एडी। एडी की लेंथ आ जाएगी 3 मीटर। समझ में आ गया? उसके बाद दूसरी चीज आते हैं, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे इसके बाद? इन ट्रायंगल पी डी बी, राइट एंगल को यूजुअली इन द सेंटर लिखते हैं, है ना। तो पीडी, मैंने देखो फिर से रेशियो चेंज नहीं की, पीडी अपॉन बीडी, tan ही ले रही हूँ 30, और मुझे याद है tan 30 क्या होता है? 1/√3। 3 अपॉन बीडी इज इक्वल टू 1/√3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना फिर आसान है, बीडी इज इक्वल टू 3√3। So what is width of the river? AB is the width of river. 3 plus 3√3, 6√3, 3 plus 3√3, 6√3 हो गया ना? हुआ? हो जाएगा? हाँ, नहीं करना भी नहीं है, इट्स नॉट 6, इसमें √3 नहीं है। इट इज सेम एज सेइंग 3 + 3x को आप लेते हो, 6x बन गया। हाँ जी, हमारा आंसर सॉल्व। राइट, आपने 9th की हुई है ऑनलाइन, इसलिए ये गलतियां हो रही हैं। तो ये 3, हद से हद ये 3 कॉमन ले सकते हो, 1 + √3 हो जाएगा, दैट्स इट। वो भी ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, जहां √3 की वैल्यू मेंशन कर दी वहां इसको सॉल्व करना, और ये सॉल्व करने का वे क्या होगा, या तो इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, 3 + 3 × 1.73, या तो ये कर दो, या मैंने लिखा 1.73 में 1 ऐड करके फिर मल्टीप्लाई किया। अपनी कैलकुलेशंस को कॉम्प्लेक्स मत करना, कोशिश करना जो रूट वाला नंबर है उससे एक ही बार मल्टीप्लाई हो, बार बार मल्टीप्लाई ना करना हो। एंड इन केस इट हैपेंस टू बी इन द डिनोमिनेटर, अगर कुछ ऐसा बना हो तो क्या लिखोगे? 4/1.73, है ना। क्या करेंगे इसको पहले? रैशनलाइज, बिकॉज इट्स इजियर टू मल्टीप्लाई देन टू डिवाइड। अब आपको क्या करना है? 4√3 डिवाइड बाय 3, 4 को मल्टीप्लाई करना है 1.73 से, जो इजिली हो जाता है। 1.73 × 4, बात करते करते आपकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 6.92, ठीक है ना। उसको डिवाइड करना है 3 से, जो फिर भी आसान है। 3 से डिवाइड अगर ऐसे भी लिख लोगे बच्चों की तरह जैसे हम लिखते हैं, तब भी आसान है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैंने 4 को 1.73 से किया, आई हैव हैड स्टूडेंट्स जो ये भी चीज करते थे कि मैम ये भी इजी लग रहा है, कोई बात नहीं है, कर सकते हो, वेल एंड गुड। पर जहां आपको इरिटेशन होती है कैलकुलेशन, मतलब अगर मुझे इससे डिवाइड करना हो ना, तो फर्स्ट स्टेप मेरा माइंड करता है रेजिस्ट, यार नहीं करना, छोड़ो क्वेश्चन को, ठीक है। तो जहां पर मुझे ऐसी रेजिस्टेंस आती है, दूसरी चीज है, ऐसी चीजों में गलती के चांसेस मेरे बढ़ जाते हैं कि जब मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा, मन ही नहीं कर रहा, मैं कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं गलती होगी। कोई मैं मल्टीप्लिकेशन में, कोई कैरी फॉरवर्ड में मैं गलती कर लूंगी। तो ऐसी चीज से बचने के लिए मैंने सारी ट्रिक्स निकाली हुई थी कि इसको ऐसे इजी कर सकते हैं। समझ में आ गया? सिर्फ कैलकुलेशन से बचने के लिए कुछ ना कुछ मैंने किया होता कि इसको इस तरह से इजी बनाओ या इसको इस तरह से इजी बनाओ। तो वही सब चीजें जो पेपर में स्पीड को फास्ट करती है, ओरल कैलकुलेशन से हेल्प करती है, वही सब मैं आपको बता रही हूँ। समझ में आ गया इतना? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, बाकी सब मैंने करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज। इनिशियल वाले क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, सिंगल ट्रायंगल के हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आज 6 to 7 में ट्रिग्नोमेट्री ही होगी। फर्दर आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो डिफिकल्ट वाले हैं, जो पेपर में आएंगे, स्पीड ऑफ द काइट वाला,
स्पीड ऑफ एरोप्लेन वाला, हाँ जी वो सारे करवाऊंगी, सारे लिख लिए हैं। आपको एक हैंडआउट शेयर भी किया था, उसके अलावा भी एक दो क्वेश्चंस और उसमें ऐड कर दिए, वो सब मैं आपको करवा दूंगी। सो मेक श्योर आप उस क्लास में आ जाओ। 67 पूरी 1 घंटा पढ़ाई होगी उसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. अब अगर एक लड़का खड़ा हुआ है, बिल्डिंग है तो हवा में तो होती नहीं है, दिस इज व्हाट माय माइंड सेज व्हेन आई रीड द वर्ड बिल्डिंग, दैट मींस वो एक ग्राउंड पे बनी हुई है। समझ में आ गया? 1.5 मीटर टॉल मतलब वो लड़का किसी एक लैडर पे या किसी एक हाइट लेवल पर एक स्टेज पे खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और उसके सामने बिल्डिंग है। तो ए बी इज द बिल्डिंग, सी डी इज द पोजिशन ऑफ द बॉय, ठीक है। द एंगल ऑफ इट्स स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 meters अवे। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये लड़का बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग से कोई लड़के को नहीं देख रहा। दिस बॉय इज लुकिंग एट द बिल्डिंग, उसके टॉप पे देख रहा है कि वो टॉप पे, वो देखो वहां पे वो एक होर्डिंग लगी हुई है, उसे पढ़ो। द वे वी डू इट इन लाइफ, है ना, हम कहते हैं ना वो देखो वहां पे बिल बोर्ड लगा हुआ है, वो पढ़ो। तो आप उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहे हो, आप कार में बैठे हो या आप एक ट्रक पे खड़े हो या आप अपने छत पे हो, आप सामने बिल बोर्ड देखते हो या हयात का, वो यहाँ से ऊपर देखो तो हयात का हमें वो दिखता है ना। एंड इफ वी सी अ बलून, बलून पे बिल बोर्ड बना होता है, कभी बलून की एडवर्टाइजमेंट होती है, अभी सी वो देखो बलून जा रहा है, उस पर देखो एडवर्टाइजमेंट, हम वी ट्राई टू रीड, वो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहे हो आप किसी हाइट पे खड़े हो, फर्दर किसी हाइट को देख रहे हो। समझ में आया? लिखा हुआ है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, अच्छा, फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मुझे बोलना चाहिए था बच्चे, मैं समझाते ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ ना, फिर मैं कुछ भी चीजें लिख देती हूँ, राइट। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, एलिवेशन का है तो इसका मतलब, ठीक है। increases from 30 to 60 as he walks towards the building, ठीक है। तो पहले एंगल है 30 डिग्री, नाउ ही स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो यहां पर आ गया। अब यहां से उसने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60। अब जरूरी नहीं है 30-60 के ही बनते हैं, आपको दिए 30-60 के जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज सारी एंगल्स की वैल्यू है हमारे पास 29, 28, 27 सभी एंगल्स है, इवन इफ इट्स 27.5 वो भी है, ठीक है। आपको सिर्फ इजी वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू हैव 30, 60, 45, दैट्स इट, इसके अलावा कोई और एंगल नहीं आएगा। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो इसको सभी को नेम कर दो, सी डी तक लिया था, ये पॉइंट ई ले लिया और ये पॉइंट एफ और ये पॉइंट डी। लेट द डिस्टेंस ही वॉक्ड, सीई, ये आपका 1.5 आ गया, ये आपका 1.5 मीटर आ गया। समझ में आ गया? एजी की लेंथ आप क्या लोगे, 30 माइनस 1.5, 28.5 मीटर्स। क्लियर हो गया बच्चे? फिर देखो 30 और 60 के साथ दो ट्राइंगल्स कौन से बने हैं 90 डिग्री वाले, एजीई और एजीसी। समझ में आ गया? ट्राइंगल मत देखना, एंगल को देखना क्योंकि एंगल बनाया होगा, है ना। एंगल के साथ ट्राइंगल को देखो, ए जी ई एंड ए डी सी, बनाओ रेशियो इसमें, ए जी अपॉन ई जी एंड यहां से ए जी अपॉन सी जी। देखो मैं रेशियो चेंज नहीं कर रही हूं, मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही ले रही हूं, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड ही ले रही हूं। एक आ गया tan 60 और ये आ गया tan 30 डिग्री। समझ में आ गया? एजी की लेंथ आपने क्या ली थी 28.5, ईजी कितनी है मुझे नहीं पता, ये निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू tan 60 कितना होता है √3, एजी इज 28.5, सीजी नहीं पता, इसको पर x प्लस ईजी लिख सकते हो, ना भी लिखो सीजी लिख लो, है ना, क्यों हमें कॉम्प्लेक्स करना, और इसको लिखा 1/√3,
तो मेरा सीजी कितना दिया हुआ है 28.5 √3 निकालना हमें, ये सीई था, ठीक है। एंड ईजी विल बी 28.5/√3। ये यहां चला गया और ये यहां आ गया। इजी है ना कैलकुलेशन, समझ में आ गया इतना हमें। तो हमारा इजी आ गया 28। मुझे निकालना क्या है इसमें, ये वाला सीई एक्स। कैसे निकालेंगे, सीई निकालना है, कैसे निकालेंगे कर लेना। मुझे पहले ये बताओ सीई कैसे निकालेंगे, किसको माइनस करेंगे, सीजी माइनस। आपने देखो दो वैल्यूज निकाली है, ये ईजी और ये सीजी, क्यों निकाली होंगी, तो मुझे बड़ी वाली वैल्यू जो है सीजी उसमें से माइनस करनी है ईजी। हाँ जी, अब रैशनलाइज कर लो। हाँ निकालिए, वेरी गुड, ठीक है। तो सीजी वाली वैल्यू बड़ी है 28.5 √3 माइनस 28.5/√3। नाउ आई विल थिंक ऑफ रैशनलाइजिंग बाय, पहली चीज तो 28.5 है, मल्टीपल ऑफ 3 है ना, 3 का मल्टीपल है ना, तो इसका रैशनलाइज करने का फायदा है, ये 3 बन जाएगा, इसको कट करोगे कितना आएगा 9.5। तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 19 √3 मीटर्स। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो, ठीक है। मुझे पेन की सेटिंग चेंज कर दो, ये गंदा सा पेन होगा, कहीं ना कहीं तो इसकी पेन की सेटिंग होगी, है ना, पता नहीं क्या हुआ इसको। पता है इसके बारे में कुछ और, कोई अपडेट हुआ है, समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, आपके स्कूल में कोई यूज करता है व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड में कुछ करता है कोई यूज, कौन सा बोर्ड यूज करते हैं पता है, अब आफ्टर दिस माइक्रोसॉफ्ट या जूम के बोर्ड के अलावा। क्वेश्चन नंबर 7, थैंक यू। वो अलग होता है, स्मार्ट बोर्ड इज योर स्क्रीन इटसेल्फ इज अ बोर्ड, राइट। तो मैं स्मार्ट बोर्ड नहीं यूज कर रही हूँ, मैं आपका ये वाला यूज कर रही हूँ। तो इफ यू नो अबाउट अ व्हाइट बोर्ड जो सिस्टम में होता है, जो आप शेयर करते हो स्क्रीन टू स्क्रीन, अगर उसके बारे में पता है तो मुझे बता देना, किसी को अगर टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता हो। हाँ, पेंट इज नॉट दैट गुड, पेंट इज अगेन, चलो क्वेश्चन नंबर 7, उससे अच्छा माइक्रोसॉफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, from a point on the ground, because in this I can fit in images, I can fit in your documents, मुझे कोई अगर शेप्स डालनी है वो भी कर सकते हैं, बस इसमें क्या, ये है ना, ये शेयरिंग का होता है ऑप्शन, ये कहाँ, ये प्लस में बेटा डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हुए हैं ना, ये क्या क्रिएट है प्लस के ऊपर, ये तो पेन है बेटा, ये गायब हो जाएगा, ये आ गया। दिस इज योर कर्सर, अगर आपको ये चीज को सिलेक्ट करना है या मूव करना, दिस इज बेसिकली योर कर्सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना, तो हम पहले चीज क्या बनाएंगे इसमें, प्लेटफॉर्म एक ग्राउंड एंड अ पॉइंट को डिफाइन कर दिया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब मैं ऊपर देख रही हूँ, ऑफ द टॉप एंड बॉटम उस चीज को मैं भूल गई, ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा, तो यहां से खड़े होकर आई लुक एट द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, आई लुक एट द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। अब कौन सा कैसा एंगल है मुझे नहीं पता, टॉप पे कौन सा एंगल बना, मैंने नहीं प्रोपोर्शनेटली मतलब अकॉर्डिंगली रीड किया, बड़ा एंगल होगा 60, छोटा कितना होगा 45, तो ये बड़े वाला एंगल 60 है, छोटे वाला कितना है 45, ठीक है। AC इज द ट्रांसमिशन टावर
अभी आपको समझाना होता है, अपनी फिगर में एक्सप्लेन करना होता है। अगर ये एक्सप्लेन करोगे ना, आपको खुद भी समझ में आएगा कि मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग, P point on the ground है, of course. एंगल CPB is 60. अब जब एंगल के नेम लिखोगे ना, तो आपको ट्रायंगल भी क्लियर हो जाएंगे मुझे कौन से लेने हैं। एंगल का नेम लिखो, ट्रायंगल भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा सिर्फ इसमें मतलब राइट एंगल को इन बिटवीन रखना होगा, ट्रायंगल CPB बोलोगे, ट्रायंगल APB ही लोगे। समझ में आ गया? दैट इज वाई आई एक्सप्लेन कि ट्रायंगल, एंगल के नेम लिखा करो कि एंगल ये मेरे पास बना है, क्यों? उससे ट्रायंगल क्लियर हो गया मुझे। समझ में आ रही है इतनी बात सबको? राइट तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। AC इज द ट्रांसमिशन टावर, इसकी हाइट ले ली h मीटर्स। दो ट्रायंगल्स कौन से लोगे मैंने बता दिया आपको। ट्रायंगल बिल्कुल CPB पे रेशियो फॉर्म करो, बट इसको बस मैं इतना लिख दूंगी, इट विल बी CBP, और ये कितना हो जाएगा ABP। ये तो समझ में आ रहा है ना, हम 10th के बच्चे हैं, मैंने क्या किया 90 डिग्री को इन बिटवीन लिखा है। ठीक है, नहीं लिखोगे कुछ नहीं होता, बट जस्ट दैट फॉर्मेट होता है, हम उसके अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं। राइट तो नाउ क्या बन जाएगी रेशियो इसमें, CB अपॉन BP कितनी आएगी, tan 60, और यहां पर कितनी होगी, AB अपॉन BP tan 45, और tan 45 किसके इक्वल होता है 1। तो जहां tan 45 आए पहले मैं वही चीज सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास AB की हाइट दी थी 20, BP निकालना था, तो ये 1, BP की हाइट आ गई 20, और BP की हाइट यहाँ पे यूज कर लिया 20, tan 60 होता है √3, CB कितना आ गया, CB 20 √3 मीटर्स। निकालना क्या है, AC। ये AC हाइट कैसे फाइंड करेंगे, CB लिखो इस चीज को, CB माइनस AB। आपके ना एरियाज में मेन प्रॉब्लम पता क्या दिखी थी, सबने कैलकुलेशंस करनी शुरू कर दी, फॉर्मूला किसने लिखा नहीं कि मैं निकाल कैसे रही हूँ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। पहले तो वो लिखना शुरू करो, उसके मार्क्स कट जाएंगे। नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे, साथ में समझ भी आपको नहीं आएगा क्या माइनस क्या प्लस। रट्टे मारे हुए जैसे चीटिंग करके सब पता लग रहा है किसने क्या चीटिंग की है, कौन सा इधर से देखा है, कौन सा उधर से देख के कैलकुलेशंस करके लिखा हुआ है। सच में कह रही हूँ, CB अभी बता दूंगी मैं, जब क्लास पेपर दिखाऊंगी ना तब बताऊंगी। हाँ समझ में आ जाता पेपर देखकर, पता नहीं क्यों समझ में आता है, पर समझ में आता है कि ये पूछा है किसी से, और किससे पूछा वो भी समझ में आ गया, है ना हरगुन, है ना? हाँ तुम तभी तो आते नहीं हो। अच्छा। उसको तो मैंने फिर पकड़ ली, तुमने चीटिंग की नहीं, करने लायक ही नहीं हो हम आते ही 6 से 7 में है, और चीटिंग मार के भी क्या कर लेंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 8 चल ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको √3 की वैल्यू दी होगी तो आपको √3 की वैल्यू पुट करनी है, -1 करना है, मल्टीप्लाई बाय 20 विच विल बी 0.73 × 20। बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इतना लिख दोगे, अगर √3 की वैल्यू आपको मेंशन की होगी, मैंने पेपर में मेंशन की हुई है, तो वहां आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। एंड अभी मैंने ना मार्किंग स्कीम चेक करनी है, लेटेस्ट CBSE पेपर का जो आपका आया है सैंपल पेपर, उसकी मार्किंग स्कीम भी आती है। मार्किंग स्कीम मतलब उन्होंने स्टेप्स और उसके मार्क्स दिए होते हैं कि ये स्टेप्स है, आंसर की दी होती है, उसमें स्टेप्स और मार्किंग होती है। तो आई सी इन एनी क्वेश्चन √3 की वैल्यू पुट की हुई है, तो बिना कहे अगर की होगी तो फिर पुट करनी है, या फिर अपने टीचर से कंफर्म कर लो, बिकॉज इसके भी डिफरेंट व्यूज हैं आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. Pedestal क्या होता है? स्टैचू का एक बेस होता है ना, जैसे टेबल के ऊपर हमने एक स्टैचू रख दिया, जैसे टेबल पे मैंने ये बॉटल रख दी, तो इफ आई से दिस इज द स्टैचू, राइट, तो ये वाली चीज, या यहाँ पर इफ आई टेकन दिस बुद्धा यहाँ पे रखा है, तो उसको आप एक फाउंटेन को स्टैचू मान लोगे, और जिस टेबल पे रखा है वो पेडेस्टल हो जाएगा। ठीक है, तो पेडेस्टल
पर एक स्टैचू रखा है, स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर, ये फर्दर एक पेडेस्टल पर है। ठीक है, तो मैं इन पॉइंट्स को डिफाइन कर दूंगी ए बी सी। जो बीसी है वो स्टैचू है जिसकी हाइट हमें दी हुई है 1.6 मीटर टॉल, stands on a pedestal on the top of the pedestal from a point on the ground। तो ग्राउंड ऑफ कोर्स पेडेस्टल के लेवल पर होगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और पॉइंट को यूजुअली पी ले लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहां से ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal। ये pedestal हुआ उसका टॉप, एक एंगल है 60 और एक एंगल है 45। फाइंड द हाइट ऑफ pedestal। ठीक है, ये फ्लावर जोड़ा नहीं जाता, एच मीटर्स। ठीक है, फिर हम एंगल्स लिखेंगे, कौन से एंगल बने हैं, एंगल सी पी ए, एंगल बी पी ए, और इन दोनों के साथ ही आपको ट्रायंगल क्लियर हो जाता है। कौन सा ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल सी ए पी, इन ट्रायंगल एंगल्स लिखे। ठीक है, तो सी ए अपॉन ए पी कितना बन जाएगा, tan 60। ए बी अपॉन ए पी बन जाएगा tan 45। तो ए बी को आपने एच लिया है, ये ए पी आएगा नीचे, मैंने ए बी लिख दिया, माय मिस्टेक। 1 एच इज इक्वल टू ए पी, ए पी भी एच मीटर आ गया। तो यहाँ पे सी ए की वैल्यू क्या है, एच प्लस 1.6, ए पी को एच लिया है tan 60√3। क्या क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ देंगे, यहां पर क्वेश्चन को कभी मत छोड़ना है, इसको हमेशा रैशनलाइज करना ही है। समझ में आ गया, रैशनलाइज के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3+1, इतना तो आता है हमें, है ना। So this will be 1.6 into √3+1 डिवाइड बाय 2, और यहां पर ये बन जाएगा 0.8। अब इसके बाद इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर्स गिवन टू अस। ठीक है, आपको इसे 4/5 लिखना है तो वो लिख सकते हो, √3 की वैल्यू दी हुई है तो वो डाल सकते हो, बस इतना आंसर लिख दोगे काफी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9, तुम्हारा टेस्ट इतना ज्यादा एरियाज का, पढ़ाई हम कर नहीं रहे हैं। हाँ, अब क्यों मुंह छुपा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 9, एक बार कोशिश करो खुद फिगर बनाने की आप। 9.3 है, क्या 9.3 है, 9.1 है, एक ही एक्सरसाइज है इसकी। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 पेज 204। इसमें लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। मतलब दो चीजें क्लियर हो गई, एक बिल्डिंग है एक टावर है। ठीक है, कौन सा, हाँ ग्राउंड पे होंगे फर्स्ट, है ना, सेम लेवल पे होंगे, हवा में तो उड़ने से रहे, है ना। एलिवेशन कहाँ हुआ
है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो आप एक चीज को दूसरे से खड़े होकर देख रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो दोनों डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30। तो मैंने इसे लिया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग। समझ में आ गया? मैम हमें ये कैसे पता लगे कि टावर ही बड़ा और बिल्डिंग छोटी है? एंगल के हिसाब से ऊंची चीज को ऊपर गर्दन करना पड़ता है। तो अगर 60 डिग्री एंगल बना है, इसका मतलब वो चीज लंबी है, यहां से चीज वो छोटी है, सिर्फ इस वजह से। ठीक है, अदरवाइज आपके नंबर्स जो होते हैं, इस केस में तो नहीं है, अदरवाइज आपके नंबर सपोर्ट कर दिया। इन केस या नेगेटिव आंसर आता है ना, इसका मतलब जो आपने हाइट छोटी ली हुई है वो लंबी है। राइट, इस केस में नहीं आएगा, बिकॉज इस केस में दोनों आपस में इंटरलिंक नहीं हो रही है। सो ए बी इज द बिल्डिंग, सी डी इज द टावर ऑफ हाइट h मीटर्स। फिर आपको दो एंगल्स, ये 90 डिग्री दिया हुआ है और ये भी 90 होगा, दोनों अपराइट है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ए बी इज इक्वल टू h मीटर्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग। वो डिस्टेंस है। नहीं बच्चे, टावर की हाइट है ना, द टावर इज 50 मीटर्स हाई। छोड़ दे, यहाँ पे रख दे। ठीक है, फिर दो ट्राइंगल्स बनते हैं, कौन से वाले? ए बी डी, बी बी सी डी, या फिर हम क्या लेंगे, सी डी बी या बी डी सी। समझ में आ गया ना अब तो? अगर आप इनिशियल में एंगल्स को लिखना शुरू कर दोगे तो आपको ट्राइंगल्स इतने आसान हो जाते हैं, फिर दिखने शुरू हो जाते हैं। बीडीसी इसलिए लिया ना बिकॉज़ जी एंगल थे। डी 90 डिग्री है इसलिए। तो मैं लूंगी ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 30। सी डी अपॉन बी डी किसके इक्वल है? समझ में आना शुरू हो गया? आप समझ में आई एप्लीकेशन? अब घर जाके इस चैप्टर को अगर आप पहली बार कर रहे हो या दूसरी बार तीसरी बार कर रहे हो, आज समझ में आया तो घर जाके इसे प्लीज रिवाइज करो, आपका और कोई होमवर्क नहीं होगा। सारी वर्कशीट जो भी है, इसी एक्सरसाइज को और एग्जाम्पल को दोबारा से रिवाइज कर लो। यही होमवर्क होता है, जो क्लास में एक दिन समझा है उसी को घर जाके दो बार रिवाइज करो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूंगी वो स्टैट्स होगा। स्टैट्स आ रहा है आपके पेपर में 21st में? नहीं, कौन सा वाला आना है? अच्छा, इसलिए कोऑर्डिनेट तुम्हें आना है, सर्कल, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस तो हो जाएगा आज, और चेक करो। ठीक है, ए बी की हाइट लिखो, ए बी मुझे नहीं पता, h मीटर अपॉन बी डी, tan 30 होता है 1/√3। सी डी कितना दिया हुआ है 50, बी डी कितना दिया हुआ है tan 60 कितना होता है √3। तो h√3 इज इक्वल टू बी डी, और ये हाँ कोऑर्डिनेट ही है। सर्कल्स है कोऑर्डिनेट, सर्कल्स में आपको रिवाइज करवाऊंगी, मुझे स्टार्ट करवाने दो, बाकी बच्चों का कवर हो जाएगा इस क्लास में। सर्कल्स में 6 to 7 में स्टार्ट करूंगी फिर आपका। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3 meters, 6.6। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10।
करोगे क्वेश्चन नंबर 10? आप करा दो, कुछ करेंगे। करो. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meters wide. Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road. सड़क के दो किनारे पर. Which is 80 meters wide. The road is 80 meters wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top are 60 and 30 respectively. From a point between them, the angles are 60 and 30 respectively. तो ये 60 हो गया, 30 degree. This is point P. Find the heights of the pole. और ये total जो है 80 meters wide है. Find the height of the pole and the distance of the point from the poles. Easy हो जाएगा ना अब ये? चलो कर लेना, जाओ.